नमस्कार मित्रों, गुरुकुल के इस व्याख्यानमाला में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत। आज थोड़ा सा विषय से हटकर एक समीक्षात्मक शीर्षक के अंतर्गत हम अपनी परिचर्चा प्रारंभ करेंगे और तदनुसार हमारा आज का जो व्याख्यान का विषय है वह है मृच्छकटिकम में भाषा, शैली और अभिनेयता। तीनों शब्द अपने आप में, खास करके जो भाषा के छात्र होते हैं उनके लिए अनभिज्ञात नहीं है, अर्थात ये सारे के सारे शब्द भली भांति हम लोग जानते हैं। भाषा क्या होती है, शैली क्या होती है और अभिनेयता क्या होती है। खास करके जब नाटकीय संदर्भ में हम इन शब्दों को समझने की कोशिश करते हैं तो भाषा कथ्य का माध्यम होता है, संवाद का माध्यम होता है, जो विभिन्न चरित्र के जो सामाजिक स्तर है उसका अभिज्ञान कराता है। इसी प्रकार शैली, अगर आप शैली को समझें तो हर कवि और हर काव्य की अपनी शैली होती है। जैसे उदाहरण के लिए हम जानते हैं कि अगर हम कालिदास को समझने की कोशिश करते हैं तो कालिदास की जो शैली की समग्रता है वह उनकी जो उपमा है, उनके द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली प्रकृति है, उनके द्वारा जो निगूढ़ ध्वनि है, जो अन्य कवियों में उतने अधिक रूप से प्रयोग में नहीं है या उतनी निपुणता से प्रयोग में नहीं लाई गई है। अर्थात ये एक्सक्लूसिव कह सकते हैं कि कालिदास की शैली हो जाती है। इसी प्रकार अगर हम भवभूति की चर्चा कर लेते हैं तो उनकी शैली का जो समग्र आधार है वह करुण रस के नेपथ्य में बंधा हुआ है। मुद्रा राक्षसम में देखें तो राजनीति प्रधान है, वीर रस है, जहां पर नायिका या श्रृंगार या हास्य जो है उसकी शैली का एक प्रधान तत्व बन करके नहीं आता। तो शैली हर कवि की अपनी विशेषता होती है कि किस प्रकार वह पाठकों तक अपनी बातों को संप्रेषित कर सके और उनमें किन चीजों का वो अधिक से अधिक सहायता ले। इसी प्रकार है अभिनेयता। नाटक नाम सुनने मात्र से हमारे मनोमस्तिष्क में अभिनय का एक समग्र वातावरण उभर उठता है। अर्थात जो नाटक है, उस नाटक के जो संवाद है, उस संवाद के साथ जो अभिनय है, जो चार प्रकार के अभिनय हम लोग जानते हैं, वे अभिनय आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। वो अभिनय, उस अभिनय को किस प्रकार प्रयोग में लाया जाएगा और क्या नाटक की कथा, नाटक की शैली, नाटक की भाषा, नाटक की घटना, ये सारे मंच पर दिखाए जाने लायक है या नहीं, हम उसको अभिनेयता में लाते हैं। जैसे अगर आप देखें, हम जब उत्तर रामचरितम की अभिनेयता की बात करते हैं तो वहां पर एक अलग प्रकार की अभिनेयता दिखती है और तदनुसार रंगमंच पर अभिनीत किए जाने वाले सफलतम नाटकों में उत्तर रामचरितम का स्थान नहीं लिया जाता है, क्योंकि उत्तर रामचरित रंगमंचीय दृष्टि की अपेक्षा वह कहीं एक नाट्य काव्य अधिक सुंदर बन पड़ा है। इसी प्रकार यदि हम महाकवि कालिदास के विक्रमोर्वशीयम को ध्यान में रखें तो विक्रमोर्वशीयम का जो चतुर्थ अंक है वह भी कहीं ना कहीं अभिनेयता में न्यूनता को हमारे सामने प्रकट करता है। लेकिन अगर अभिनेयता की दृष्टि से देखें, अगर मुद्रा राक्षसम में देखें तो जिस प्रकार वहां पर एक एक चरित्र का सजीव अभिनय हमारे सामने दृष्टिगत होता है, वो अन्यथा हम नहीं प्राप्त कर पाते हैं। इसीलिए अभिनेयता भी जो है हर नाटक के साथ एक विशिष्ट अपना संबंध बना करके चलती है। भास के नाटक प्रायः अभिनेय होते हैं क्योंकि लघु कथा, छोटे पात्र और छोटी छोटी भाषा, छोटे छोटे संवाद इस रूप में हम देखते हैं। इसलिए भास के जो नाटक हैं वो रंगमंच पर अधिक सफल माने जाते हैं और कदाचित यही कारण है कि मैं भास के ऊपर में विशिष्ट टिप्पणी करते हुए कहता हूं कि भास एक थिएटरिस्ट था, एक रंगमंचीय प्रतिनिधि था हमारे लिए।
अस्तु, हमारा जो संदर्भ है यह मृच्छकटिकम है और मृच्छकटिकम की अभिनेयता, मृच्छकटिकम की भाषा और मृच्छकटिकम की शैली को हम समझें। हम सबसे पहले अभिनेयता की चर्चा कर लेते हैं और अभिनेयता को समझने के लिए मृच्छकटिकम के संदर्भ में मैं पहले समीक्षा कर देता हूं, बाद में इसकी आगे विवेचना करेंगे कि चूंकि मृच्छकटिकम एक विशाल नाटक है, नाटक हमें कहना पड़ रहा है सामान्य भाषा में, अन्यथा तो प्रकरण है, इसलिए उसे ये ना समझें कि हम प्रकरण को नाटक कर रहे हैं। नहीं, ये लोग जब हम मंच के साथ जोड़ते हैं तो बोलचाल की भाषा में मंच पर अभिनय किए जाने वाले हर इस काव्य को हम नाटक कहते हैं। तो इसलिए अगर हम नाटकीय दृष्टि से मृच्छकटिकम को देखते हैं तो एक विशाल नाटक बनकर हमारे सामने उभरता है। 10 अंक हैं, लगभग 45-46 कैरेक्टर्स हैं। तो इसलिए मानो एक लघु महाभारत के रूप में हम इस नाटक को देखते हैं। आज की भाषा में जिसको मल्टी स्टारर कहते हैं, तो मल्टी स्टारर प्ले है। और ड्यूरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों में इतना धैर्य नहीं होता कि इतने विशाल नाटक को देख पाने के लिए अपने में उस धैर्य को बनाए रखे। लेकिन अगर हम अंकानुसार एक एक अंक का स्फुट विवरण लेकर के चले तो हम कहते हैं कि प्रति अंक अभिनय है, हर एक अंक जो है अभिनय की दृष्टि से सुंदर है, लेकिन जब सारा जोड़ देते हैं तो रंगमंच पर उपस्थापन की दृष्टि से दुष्कर अवश्य है। हम आगे अभिनयता की समीक्षा करेंगे। सबसे पहले भाषा को समझने की कोशिश करते हैं। मित्रों, भाषा एक माध्यम होता है। यूं तो मैं टिप्पणी हमेशा करता रहता हूं कि संस्कृत को अगर किसी ने कठिन बनाया तो हमारे संस्कृत के काव्यकारों ने संस्कृत भाषा को कठिन बनाया। अर्थात जब हम बाणभट्ट की भाषा पढ़ते हैं, जब सुबंधु के श्लेष को जानने की कोशिश करते हैं या दंडी के पद लालित्य में हम डुबकी लगाते हैं, तब वह भाषा हमारे लिए कठिन हो जाती है, उस भाषा को समझना मुश्किल हो जाता है। और आम संस्कृत के जानकार शब्दकोश और शब्दों के विविध अर्थों को जाने बिना ऐसे काव्य के अर्थ को निकाल पाने में सर्वथा असक्षम होते हैं। तो इस दृष्टि से मैं हमेशा कहता रहा हूं, अन्यथा अन्य भाषा की तरह संस्कृत भी उतनी ही सरल भाषा है। चाहे आप उसे हिंदी कह लें, चाहे उसे अंग्रेजी कह लें, चाहे किसी अन्य भाषा के साथ तुलना कर दें, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में जब भाषा का शिक्षण ग्रहण किया जाता है, जब भाषा की शिक्षा ग्रहण की जाती है, तब सारी की सारी भाषा सरल होती है और वही भाषा काव्य में जाकर के कठिन होती है, जैसे संस्कृत। लेकिन नाटकों की जो भाषा होती है वह भाषा सामान्यतया सामाजिक से अपने संबंध को स्थापित करने वाली होती है। अर्थात यदि मैं बोल रहा हूं तो सामने वाले को वह उतनी ही सहजता से समझ आए। उसमें दुरूह श्लेष अगर हम डालेंगे तो नाटककार के लिए उसमें रसभंग की संभावना बढ़ जाती है। इसी प्रकार जो सामाजिक होते हैं, जो ऑडियंस या स्पेक्टेटर्स होते हैं, उनके लिए वो कठिनाई और प्रबल हो जाती है। ऐसे में अन्यत्र तो कहा गया गद्यम कवीनाम निकषम वदंती, लेकिन ये गद्यम कवीनाम निकषम वदंती ये कहा गया तो उनकी भाषा के लिए है, उनके भाषा शैली के ऊपर में है कि जो कवि जितनी कठिन भाषा बनाए वो कवि उतना श्रेष्ठ कवि कहला जाता है। लेकिन हम आप सभी जानते हैं, महाकवि कालिदास ने मालविकाग्नि मित्रम में कहा है कि नाट्यम ही भिन्न रुचिर जनस्य बहुधाप्येकम समाराधनम। ये जो नाटक होता है ना, सबके लिए मानो हर वर्ग के लोगों के मनोरंजन का विषय होता है। चाहे लोगों की रुचि अलग हो, लोगों की गति मति स्थिति भिन्न हो, लेकिन नाटक में आकर के हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ समाहित होता है और ये तभी संभव है जब भाषा सरल हो। और यही कारण है कि चाहे भास हो या कालिदास हो, ऐसे जो नाटककार है उनके काव्य की उनके जो नाटक की भाषा है वह सरल होती है। अब रही बात मृच्छकटिकम की, तो यूं तो एक टिप्पणी की जाती है कि कालिदास की अपेक्षा मृच्छकटिकम की भाषा अधिक सरल है। हां, हम ये मानते हैं कि मृच्छकटिकम की भी भाषा सरल है। यह इसलिए सरल है क्योंकि यह लोक काव्य है, यह जन काव्य है, यह सामान्य जनों का काव्य है। काव्य अर्थात नाटक है।
तो इसीलिए जिस वर्ग का जो चरित्र होगा, उस वर्ग का वह चरित्र उसी प्रकार की भाषा बोलेगा जो भाषा अवगम्य हो, जो भाषा अवबोध्य हो, लोगों की समझ में आए। जैसे उदाहरण के लिए अगर मसाजर यानी संवाहक अगर बोलेगा तो संवाहक की भाषा लोक भाषा होगी। या इसी प्रकार अगर चेट है, चेटी है, गाड़ी चलाने वाला है, या विदूषक है, या गणिका मदन सेना या वसंत सेना या मदनिका है, चौर कार्य करने वाला शर्विलक है, तो ये सबकी अपनी उस जो संघ है, समुदाय है, समवाय है, उस प्रकार की भाषा होगी। हमारे यहां भी आजकल आप देखें कि अगर हम एक मानक हिंदी को मान लें तो विश्वविद्यालयीय हिंदी, कार्यालयीय हिंदी, प्रादेशिक हिंदी, गांव की हिंदी, इन सब में एक विविधता देखते हैं और उन्हीं विविधताओं के आधार पर हम चरित्र का अभिज्ञान कर लेते हैं कि यह किस वर्ग से है। तो उस दृष्टि से मृच्छकटिकम की भाषा सरल है, सहज है, बोधगम्य है। लेकिन यह तुलना करना कि कालिदास की अपेक्षा या भास की अपेक्षा सरल या कठिन है, यह एक अलग विषय है, यह भिन्न विषय है। इसकी भाषा के ऊपर में एक टिप्पणी की जाती है कि भास और कालिदास के मध्य की इनकी शैली है। अब भास और कालिदास के मध्य की शैली से क्या तात्पर्य हुआ, हम इसे भी समझ लें। ये कमेंट की जाती है, ये मेरा अपना कथन नहीं है। इसका मतलब यह है कि भास यदि अत्यधिक सहज और सरल अलंकार विहीन शैली का प्रयोग करता है, तो दूसरी ओर कालिदास भले ही संवाद सहज हो, लेकिन उपमा आदि से वह पूरी तरह से लोडेड उनकी भाषा होती है। अगर महाकवि कालिदास को सिंपल ये कहना है, कण्व के मुंह से ये कहलवाना है कि हां, मुझे दुष्यंत और शकुंतला का जो संबंध है, दोनों का प्रणय या दोनों का जो विवाह है वो मंजूर है, तो सरल उसको ऐसे ढंग से कालिदास नहीं प्रस्तुत करते। कालिदास पूरा घुमा करके देते हैं कि सुशिष्य परिदत्ता विद्येवा शोचनीया से संवृत्ता, कि श्रेष्ठ शिष्य को दी गई विद्या की तरह शकुंतला भी क्या है, शोक का विषय नहीं है, अर्थात मुझे ये शादी मंजूर है। तो यहां उपमा के माध्यम से जो प्रबुद्ध वर्ग है उनके लिए बहुत बड़ी सुंदर खुराक है ये भाषा। लेकिन पुनः जो आम जन है, आम जन उस उपमा को तलाशेंगे। तो इन दोनों के मध्य की भाषा का यही तात्पर्य है कि ना तो भास की तरह अत्यंत छोटे और लघु संवादात्मक शैली है, और न ही कालिदास की तरह जो तथाकथित जो उपमा अलंकार आदि है उससे निगडित भाषा है मृच्छकटिकम की। संस्कृत साहित्य की जो अलंकृत शैली होती है भाषा की, जिसके लिए मैंने अभी वासवदत्ता या बाणभट्ट या दंडी आदि का नाम लिया, उस प्रकार की यह शैली इसमें हम नहीं देखते। अत्यंत हसीन, अगर आपने पिछले कुछ श्रृंखलाओं में चतुर्थ अंक के संवाद पढ़े होंगे, कितने सहज और सुंदर जो विदूषक की जो भाषा है, वो भाषा अत्यंत सहज है। आश्चर्यम भो, भाई आश्चर्य है, इतनी सुंदर इतना सुंदर यह है, कितनी सहजता से अपने सारे भाव को अभिव्यक्त कर जाते हैं। वहां पर युवतियां मृदंग बजा रही हैं, जलधर युवती कर ताड़िता जलधर इव नदंती मृदंगा। अब सहज व्यक्ति भी इसे समझ सकते हैं। यूं तो हमारे यहां भाषाओं की दृष्टि से जब समीक्षा की जाती है तो गीता और पंचतंत्र को अत्यंत सहज और सरल माना जाता है, लेकिन उसी रूप में अगर हम नाटकीय दृष्टि से मृच्छकटिकम की भाषा की समीक्षा करें तो तदनुसार यह पूर्ण अलंकृत शैली नहीं है। लेकिन जैसा आप जानते हैं कि हम यदि बोलते भी हैं तो उसमें भी कोई ना कोई अलंकार होता ही है। साहित्य शास्त्रियों ने अपने हर वाक्य में, हमारे आपके द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले हर वाक्य में अलंकार का समन्वय कर दिया है। अगर सामान्य में अगर बोल भी रहा हूं तो आप समझेंगे कि इसमें स्वभावोक्ति अलंकार है। अस्तु, तो ऐसे अलंकार को आप हटा नहीं सकते। सामान्य बोलचाल में भी हम अनुप्रास बोल जाते हैं कि पार्वती का परिणय अत्यंत परिनिष्ठित है, अब प निकल गया, बन गया। तो उस दृष्टि से मृच्छकटिकम में अलंकार का हम ये नहीं कहेंगे कि अलंकार रहित है, लेकिन
मृच्छकटिकमकार ने अपने इस काव्य में कभी भी जबरदस्ती अलंकार को ठूंसने का प्रयास नहीं किया है। सहज भाव को समझाने के लिए यदि कोई अलंकार आ रहा है तो वो अलंकार डालते हैं, अन्यथा वो जो बड़े बड़े जो निगूढ़ अलंकार होते हैं, गैर पारंपरिक अलंकार होते हैं, इवन श्लेष या यमक आदि की भी बात करें तो प्रायशः मृच्छकटिकम में प्रयोग में नहीं है। यदि है भी तो वह एक संयोग है, वह प्रयोग नहीं है। इसी तरह से समास प्रधान भाषा की चर्चा आती है। अब समास प्रधान भाषा से तात्पर्य क्या है? लंबे लंबे शब्द, यानी एक शब्द में कई उपशब्दों का होना समास होता है, जैसा आप लोगों ने पढ़ रखा है बाणभट्ट आदि में। तो यहां भाषा समास प्रधान नहीं है। क्यों नहीं है? शुरू से हमने कहा कि नाटक है। नाटक के संवाद जो होते हैं वो इंटरैक्ट करते हैं समाज के लोगों से, और समाज के लोगों के सामने अगर आप लंबे लंबे समासों से युक्त भाषा बोलेंगे तो समाज के लोगों को वो भाषा समझ में नहीं आएगी। तो इस दृष्टि से नाटककार, मृच्छकटिकम के नाटककार ने परहेज किया है, परिहार किया है। लेकिन पुनः कहूंगा कि ये नहीं कि समास से युक्त भाषा है ही नहीं, समास है और बिना समास के साहित्य नहीं होगा। लेकिन कवि का जो इंटेंशन है, कवि का जो झुकाव है, कवि का जो इंक्लिनेशन है, वो समास पूर्ण भाषा के निर्माण में नहीं है। और यही कारण है कि अलंकृत शैली नहीं होना, लंबे लंबे समासों का नहीं होना, यही कारण है कि मृच्छकटिकम की भाषा को अत्यंत स्वाभाविक भाषा बनाती है और अत्यंत सरल भाषा बनाती है। आपने द्वितीय अंक में जब द्यूतकर, संवाहक आदि का जब संवाद सुना था, उस समय की जो भाषा है, कितनी सरल गांव घर की बोल चाल की भाषा है। उसके लिए आपको तो कभी कभी मैं ये कहूं कि डिक्शनरी की भी आवश्यकता नहीं होती है, भाषा स्वयं अपने अर्थ को स्पष्ट करती चली जाती है। तो इस रूप में मृच्छकटिकम की हम भाषा को देखने की कोशिश करते हैं। अब एक काव्य शास्त्रीय पक्ष होता है। मित्रों, हम आप जानते हैं कि वामन आदि ने रीति रात्मा काव्यस्य और जो गुण आदि की अवधारणा प्रस्तुत करके जब काव्य के साहित्यिक समीक्षा करने की कोशिश की, तो उसमें गुण है, उसमें रीति है, उसमें अलंकार है, उसमें रस है, आदि ऐसे पदों को ढूंढने की, ऐसे काव्य शास्त्रीय तत्वों को ढूंढने की कोशिश की। और तदनुसार जब काव्यों की समीक्षा की जाती है, नाटकों की समीक्षा की जाती है, तो उसमें गुणों का भी एक प्रयोग को ढूंढा जाता है। और तदनुसार काव्य में 10 गुण होते हैं, लेकिन उन 10 गुणों में 3 गुणों को सर्वाधिक प्रधान कहा गया: प्रसाद गुण, लालित्य गुण और ओजो गुण। अब यहां आप देखें कि प्रसाद और लालित्य का जो है वो प्राचुर्य है। मृच्छकटिकम नाटक में प्रसाद गुण और लालित्य गुण, इनका प्राचुर्य है। ऐसा नहीं है कि ओजो गुण नहीं है, ऐसा नहीं है कि कांता नहीं होगा, ऐसा और नहीं है कि अर्थ गौरव नहीं होगा, सारे होंगे। लेकिन जो कवि का फोकस है वो इन्हीं गुणों के, क्योंकि ये जो गुण होते हैं हम इनसे लोगों तक अपने आप को पहुंचा पाने में अधिक समर्थ होते हैं। लालित्य यानी आकर्षक है, ठीक है। रही बात भाषा की कृत्रिमता को ध्यान में देखना है कि कवि लोग जो कि शब्द निर्माण में, वाक्य निर्माण में पारंगत होते हैं, उनमें एक यह भी विशेषता पाई जाती है कि वह काव्य के अनुरूप, चरित्र के अनुरूप भाषा का निर्माण कर लेते हैं। जैसे हमने जब दश कुमार चरितम के ऊपर में टिप्पणी की थी, तो मित्रगुप्त नामक एक चरित्र है जिनके होंठ जो है वो कट जाते हैं, होठों में घाव है, और जिसके कारण वो ओष्ठ वर्णों का प्रयोग नहीं कर पाता है। तो जब ओष्ठ वर्णों का प्रयोग नहीं कर पाएगा तो ऐसे लिए जहां पर भी पवर्ग आएगा वो शब्द नहीं बोल पाएगा। तो कवि दंडी ने वहां पर सविशेष पवर्ग रहित भाषा का निर्माण किया है। तो जहां पर भाषा में निर्मिति देखी जाती है, हम वहां पर भाषा की कृत्रिमता समझ बैठते हैं। और तदनुसार अगर आप देखें तो मैं वाल्मीकि रामायण के एक श्लोक को यहां पर उद्धृत करूंगा कि किस प्रकार यह कृत्रिमता है। कृत्रिमता इसलिए है कि कवि में ऐसा लग रहा है कि कवि ने प्रकोष्ठ में बैठ करके चिंतन करके इस पद्य का निर्माण किया होगा। क्षमा करेंगे, मैं वाल्मीकि की भाषा के ऊपर में टिप्पणी कर रहा हूं, और वाल्मीकि का वह श्लोक है, आप लोग सभी जानते होंगे कि वहंति वर्षंति नदंति भांति ध्यायंति नृत्यंति समाश्वसंति
नद्यो घनाः मत्त गजाः वनांताः प्रिया विहीनाः शिखिनः प्लवंगाः। अब इसमें क्या भाई कृत्रिमता है? ये तो बड़ी ही सहज भाषा है, सारे क्रियापद वो भी प्रथमा बहुवचन और लट लकार में है। वहंती, वर्षंती, नदंती, भांति, ध्यायंती, नृत्यंती, समाश्वसंती। ये तो सारे की सारे स्पष्ट है। बह रही है नदियां, मतलब बह रही है, तो इसी तरह से सुशोभित तो हो रही है, सांस ले रही है, आदि आदि ऐसे तो निकल रहे हैं। और नीचे भी है नद्यो घनाः मत गजाः वनांताः प्रिया विहीनाः शिखिनः प्लवंगाः, जो कि प्रथमा बहुवचन में है। तो कृत्रिमता कहां है? इससे सहज भाषा थोड़े हो सकती है। अहम गृहम गच्छामि या अहम भोजनम करोमि, इससे सरल और सहज भाषा तो हो नहीं सकती है। तो कृत्रिमता क्या है? कृत्रिमता यहां पर यह है कि पहली पंक्ति में तो क्रियापद दे दिया, अब उस क्रियापद के अनुरूप छंद को दृष्टि में रखते हुए हर क्रिया के नीचे उनके कर्तृपद का समावेश करना, यह सहजता नहीं है, यह चिंतन से निकलने वाला पद्य है और चिंतन से निकलने वाली भाषा है। तो यह प्रयोग है, और जहां पर प्रयोग होता वहीं पे कृत्रिमता होती है, वो सहजता नहीं होती। और तदनुसार वाल्मीकि ने भी एक प्रकार से कह सकते हैं कि यह चित्र काव्य इन्होंने हम प्रथम दृष्टिया पाते हैं, यह एक चित्रात्मक यह भाषा बनती है। तो इस रूप में जो भाषा की कृत्रिमता है, और कवि लोग सविशेष अपने पांडित्य प्रदर्शन के लिए कृत्रिम भाषा का प्रयोग करते हैं, जैसे भारवी, माघ, श्री हर्ष आदि। लेकिन अगर उन कवियों की कृत्रिम भाषा के साथ मृच्छकटिकम की भाषा की यदि तुलना करें, तो हम पाते हैं कि यहां पर कृत्रिमता जो है वह न्यून है। ऐसा नहीं है कि कृत्रिम नहीं है। क्यों नहीं कृत्रिम होगा? क्यों कृत्रिम होगी भाषा? क्योंकि कवि को भी प्रसंग के अनुरूप उन भाषाओं का निर्माण करना पड़ा है। जैसे मैंने चतुर्थ अंक की चर्चा की, तो चतुर्थ अंक में जो विविध प्रकोष्ठों का वर्णन किया जाता है विदूषक के माध्यम से चेटी के साथ, वहां पर जिस प्रकार की जो भाषाएं डाली गई है कि दही भात खाए हुए ब्राह्मण की तरह, तो वहां पर इस तरह से लगता है कि हमारे मनो मस्तिष्क पर जब जोर पड़ता है तो वो भाषा वहां पर कृत्रिम हो जाती है। अलंकृत शैली, अलंकार की चर्चा पहले ही हमने कर ली थी कि अलंकृत शैली का भी अभाव है, कृत्रिमता का अभाव है, अलंकृत शैली का अभाव है। वो अलंकृत शैली का अभाव से तात्पर्य यह नहीं है कि पूरी तरह से, हां, कवि का जो मैं बार बार कहता हूं कि झुकाव अलंकृत शैली की तरह नहीं है। और अलंकृत शैली क्या है? लंबे लंबे समासों में वाक्यों का निर्माण करना, पदों का निर्माण करना, शब्दों का निर्माण करना, अलंकारों को डालना, श्लेष का विचित्र श्लेष का प्रयोग करना आदि ऐसी जो चीजें हैं वो अलंकृत शैली में आती है। जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि यह लोक काव्य है, यह जन नाटक है, यह जन संवाद है, लोक संवाद है। गली चौराहे, मंच मचान आदि जगहों पर बैठ करके जिस प्रकार गांव घर में लोग संवाद करते हैं, उस प्रकार के संवाद इस नाटक में पाए जाते हैं। तो वहां पर न तो कृत्रिमता का वास होगा और न ही अलंकृत शैली का निवास होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि मृच्छकटिकम में कृत्रिमता नहीं के बराबर पाई जाती है, और इसकी शैली जो है वो भी अलंकृत प्रायः नहीं ही है। भाषा में अभीष्ट गति और प्रवाह, ये एक विषय को हम जाने। ये कवि लोग जब संवाद हम लेते हैं, मित्रों, अगर मैं आपके सामने आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूं, तो उस कम्युनिकेशन के क्रम में प्रायशः मैं हर एक शब्द को चाहता हूं कि आपके सामने उतार चढ़ाव और स्पष्टता के साथ जाए, ताकि जो मेरी भावना है, मैं जो बोलना चाह रहा हूं, वह आप तक पहुंच सके। और यही तो नाटकीय संवाद है। नाटकीय संवाद होता ही ऐसे है कि अगर उसमें गति और प्रवाह ना हो तो वह टूट जाए। कोई भी एक संवाद लीजिए जिसने जीवन अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक 5वें अंक का संवाद है, मोहन राकेश जी के द्वारा किया गया अनुवाद है कि जिसने जीवन भर कभी सीखा ही नहीं कि छल कपट क्या है, उसकी बात विश्वसनीय नहीं, और जिसने जीवन भर कभी, मतलब इस तरह का संवाद है। अब उसको इस तरह से बोलेंगे तो हम लोगों के साथ इंटरैक्ट नहीं कर पाते हैं, सामाजिक में उस रस का संचार हम नहीं कर पाते जो कि सामाजिक से अपेक्षा की जाती है।
और तब जाकर के एक जो निपुण अभिनेता होते हैं उसी डायलॉग को एक गति और एक प्रवाह के साथ बोलता है कि जिसने जीवन भर कभी सीखा ही नहीं कि छल कपट क्या है, उसकी बात विश्वसनीय नहीं, और जो वेश्या समझकर दूसरों को ठगने का प्रयास करते हैं उनकी बात पर विश्वास करना आवश्यक है। बस अब ये संवाद है। इसी को देखिए, गति और प्रवाह के साथ जब प्रस्तुत किया जाता है तो सामाजिक में भी एक पिन ड्रॉप साइलेंस की स्थिति बनती है। शकुंतला की उस व्यवस्था, शकुंतला की उस अवस्था, शकुंतला की उस दुरवस्था को समझने के लिए सामाजिक भी बाध्य हो जाते हैं। तो तदनुसार मृच्छकटिकम में भी जो भाषा में एक गति है, भाषा में एक प्रवाह है। मित्रों, अभिनेयता की दृष्टि से अगर उस भाषा को पढ़ी जाए तो सामाजिक भी उस गति का अनुभव करते हैं और भाषा के उस प्रवाह में सामाजिक भी डुबकी लगाने लगते हैं। मित्रों, अपनी जो ये व्याख्या है हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। अभी आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मृच्छकटिकम की इस भाषा को आगे भी कंटिन्यू करूंगा।